गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, देन हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, है ना, वो सब हमने बनाया था ग्लूकोज के लिए। दो एनोमर्स होते हैं अल्फा और बीटा, साइक्लाइजेशन जिसमें कार्बोनिल कार्बन मतलब जो अल्डिहाइड वाला कार्बन है वो सेकेंड कार्बन से ज्वाइन होता है। अब है सेकेंड मोनोसेकेराइड एंड दैट इज फ्रुक्टोज। Monosaccharide means they are the simple sugar molecules and they do not further hydrolyze when dissolved in water या hydrolyze in water. એનું molecular formula भी C6H12O6 જ હોય છે, same as glucose. We can say that they are functional group isomer. So fructose and glucose both have molecular formula C6H12O6, but the difference in glucose aldehyde group is present and in fructose ketone group is present. That's why it is also known as ketohexose. इसको क्या बोलते हैं? Ketohexose, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज को अल्डोहेक्सोज बोलते हैं क्योंकि उसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसको कीटोहेक्सोज बोलते हैं क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये भी नेचुरली अकरिंग है, हनी में, वेजिटेबल्स में, कुछ प्लांट्स में फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, फ्रूट शुगर बोलते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर है, और ये मिलता कब है? जब अपन सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं। हमारे पास सुक्रोज है, अगर अपन उसका हाइड्रोलिसिस करें, इसकी फॉर्मूला होती है C12H22O11. When it hydrolyzes with water or acid, then it gives glucose and fructose. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। कौन सा फ्रुक्टोज मिलता है? D माइनस, डी फ्रुक्टोज, और माइनस का मतलब लेवोरोटेटरी। तो फ्रुक्टोज जो होता है वो लेवोरोटेटरी होता है। लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा था। डेक्स्ट्रो मतलब पॉजिटिव, मतलब दे रोटेट plane of polarized light towards right side, and levorotatory substances rotate the plane of polarized light towards left side. So fructose is levorotatory, but it is D, capital D. D और L मैंने आपको बताया था, capital D, capital F, they are called configurations. Bottom most chiral carbon से जो OH group attached है, अगर it is on right side, then we call it as D. So when sucrose hydrolyze with enzyme or with acid, it gives glucose and fructose fructose obtained is levorotatory and D isomer. कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर? इस टाइप से CH2OH, देन सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। कीटोन कभी भी फर्स्ट पे तो होता नहीं है, इसलिए सेकेंड कार्बन पे क्या होगा? कीटोन। फिर बाकी के कार्बन 1 2 3 4 5 and this 6. Sixth carbon is also having CH2OH. This is first, second, third, fourth and fifth. यहाँ पे OH राइट साइड होता है, बॉटम मोस्ट किराल कार्बन। फिफ्थ जो है वो किराल कार्बन है और बॉटम मोस्ट है, उसका OH राइट साइड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? D. यहाँ पे OH राइट साइड होगा और यहाँ पे OH लेफ्ट साइड होता है। This is the structure of D minus fructose. क्यों माइनस बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज लेवोरोटेटरी। और डी है क्योंकि जो बॉटम मोस्ट किराल कार्बन है, फिफ्थ वाला, उसका जो OH ग्रुप है वो कहाँ है? राइट साइड है। देखो इसमें कीटोनिक ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कीटोहेक्सोज। क्लियर? अब इसके भी दो एनोमर्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज के थे अल्फा और बीटा, और उसके जो एनोमर्स हैं उसमें साइक्लाइजेशन होता है। जो सेकेंड कार्बन है कीटोन वाला वो, और ये फिफ्थ कार्बन, दोनों मिलके एनोमर्स बनाते हैं, दोनों ज्वाइन होंगे ऑक्सीजन थ्रू। देखो कैसे ज्वाइन होते हैं। पहला एनोमर बनेगा, सेकेंड और फिफ्थ को ज्वाइन करना है हमको। ठीक है, मैं यहाँ पे करती हूँ। देखिए ये सेकेंड कार्बन है, दिस वन सेकेंड, फर्स्ट को हम यहाँ लिख देते हैं CH2OH,
ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस CH2OH सिक्स्थ। तो सेकेंड को ज्वाइन करना है, ये फर्स्ट है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सेकेंड और फिफ्थ को किससे ज्वाइन करना है? ऑक्सीजन से ज्वाइन करना है, ऐसे। यहाँ पे H है तो ये H ही रहेगा, यहाँ पे OH और H है तो वो सेम रहेंगे, जो है वही रहेंगे, सिर्फ सेकेंड और फिफ्थ को ज्वाइन करना है। यहाँ H है, यहाँ पे OH, अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा? OH ग्रुप। साइक्लाइजेशन क्या था? साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन सेकेंड एंड फिफ्थ कार्बन एटम। બીજો અને પાંચમો કાર્બન જોઈન થાય। હવે જ્યારે ફિફ્થ અને સેકન્ડ અને ફિફ્થ કાર્બન જોઈન કરીએ तो एक आ स्ट्रक्चर बने जिसमें सेकंड कार्बन थी OH ग्रुप राइट साइड है। अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए इधर अपन सेकंड और फिफ्थ को ही ज्वाइन करेंगे। दिस इज फर्स्ट वन, दिस टाइम फर्स्ट वन दिस साइड, फर्स्ट, दिस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस सिक्स्थ। किसको ज्वाइन करना है? सेकंड और फिफ्थ को ज्वाइन करना है थ्रू ऑक्सीजन। ये फिफ्थ ज्वाइन हो गया, 3, 4, ये फिफ्थ ज्वाइन हो। यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे बाकी सेम है, OH और H, यहाँ पे H और OH। और अब की बार इस सेकंड कार्बन से OH ग्रुप कहाँ है? राइट साइड। ये किराल कार्बन बन गया। कैसा कार्बन है ये? एनोमरिक कार्बन, किराल कार्बन। जो पहले कार्बोनिल कार्बन था, ये ओपन स्ट्रक्चर कहलाता है। ओपन स्ट्रक्चर में जो सेकंड कार्बन है that is carbonyl carbon, અને જ્યારે સાયક્લાઇઝેશન થાય તો સેકન્ડ અને ફિફ્થ કાર્બન જોઈન થઈ જાય। જો આ સેકન્ડ અને ફિફ્થ ઓક્સિજન થ્રુ જોઈન કર્યા। હવે સેકન્ડ કાર્બન અહીંયા કાર્બોનિલ હતું, કાર્બોનિલ कार्बन जब साइक्लाइजेशन हुआ तो एसिमेट्रिक बन गया, इसको एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। इससे देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे अलग है। यहाँ पे OH राइट साइड है, यहाँ पे OH लेफ्ट साइड है। OH अगर राइट साइड होता है तो इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज, और इसको क्या बोलेंगे? बीटा D माइनस फ्रुक्टोज। So two isomers, two anomers we can say, they are not isomers, they are anomers। जो सेकेंड कार्बन जो एनोमरिक कार्बन है उससे इनका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उसमें ग्लूकोज में साइक्लाइजेशन कैसे हुआ था? फर्स्ट कार्बन अल्डिहाइड वाला कार्बन था, फर्स्ट और फिफ्थ, इसमें सेकंड और फिफ्थ ज्वाइन होते हैं। उसमें फर्स्ट कार्बन अल्डिहाइड था, साइक्लाइजेशन के बाद वो एनोमर कार्बन बना। इसमें सेकंड कार्बन है कार्बोनिल, एंड आफ्टर साइक्लाइजेशन इट बिकम्स एनोमरिक। सो सेकंड कार्बन बिकम एनोमरिक कार्बन, वहां से कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है। सी OH ग्रुप इज ऑन राइट साइड, इट इज अल्फा, OH group is on left side, it is beta। So there are 2 anomers of fructose, alpha and beta। इन formulas को क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। साइंटिस्ट का नाम है फिशर। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपसाइड डाउन जो शो करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। હવે આનું જે સ્ટ્રક્ચર છે ઈ ફ્યુરેન જેવું છે। ફ્યુરેન કેવું હોય? આ ટાઈપનું ऑर्गेनिक कंपाउंड है फ्यूरेन, इट इज दिस वे, 5 कार्बन ऐसा होता है फ्यूरेन। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको फ्यूरेन बोलते हैं। तो ये जो फ्रुक्टोज के जो स्ट्रक्चर्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूरेन को रिजेंबल कर रहे हैं। टोटल 6 है, एक ऑक्सीजन है, फिर 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है हेटेरोसाइक्लिक, जिसमें एक ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, सॉरी एक ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है, फ्यूरेन बोलते हैं। तो इनका जो फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरेन जैसा है, इसलिए फ्रुक्टोज इज आल्सो नोन एज फ्यूरानोज। फ्रुक्टोज, कीटोहेक्सोज, एक और नाम क्या है इसका? फ्यूरेनोज, क्योंकि इसके जैसा स्ट्रक्चर होगा। अभी अपन बनाएंगे इन दोनों को, इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉल्ड फ्यूरेनोज। तो फ्रुक्टोज resembles in structure like furane, it is called furanose। Because it contains keto group, it is called ketohexose, and its molecular formula is C6H12O6। ये फिशर प्रोजेक्शन है। अगर इनको हॉवर्थ में चेंज करें तो कैसे करने बताया था? जितने भी इनसाइड है, ये राइट साइड जो ग्रुप प्रेजेंट है वो बॉटम में आता है, इसके बॉटम में, और जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है वो अप साइड आएंगे। ये जो दिख रहे हैं ना ये ग्रुप्स, ये कार्बन है सारे,
यहां से हम इस तरीके से ऊपर और नीचे लिखेंगे, तो बॉटम में कौन आते हैं, जो राइट साइड प्रेजेंट है, ये ग्रुप्स, और अप साइड कौन आएंगे, जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है वो ग्रुप। ऐसे जो हम प्रोजेक्ट करेंगे कीटो हेक्सोस को होवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं, और उसमें जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो फ्यूरेन टाइप होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोस। देखिए दो स्ट्रक्चर, अल्फा और बीटा फ्रुक्टोज कैसा होता है। ये फिशर प्रोजेक्शन है, इसको पर होवर्थ में चेंज कर रहे हैं, नथिंग एल्स। फ्यूरेन जो बना ऑक्सीजन 1 2 3 4 અને આ 5 સેમ ગયા, અલ્ફા બીટા 2 બનાના 2 3 4 અને 5 દરેક પાસે ગ્રુપ અટેચ હશે રાઈટ અને લેફ્ટ માં, આવા બી દરેક પાસે ગ્રુપ અટેચ હશે લેફ્ટ અને રાઈટ માં। નંબર આપી દો, ધીસ ઇઝ સેકન્ડ, થર્ડ, फोर्थ અને फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ અને फिफ्थ। अब इससे ग्रुप अटैच करना है, एक अल्फा एक बीटा बनाना है। कहां से डिफर करते हैं अल्फा और बीटा, सेकंड कार्बन से डिफर करते हैं। सपोज मैं सेकंड कार्बन में OH को बॉटम पे बनाऊं, CH2OH को ऊपर बनाऊं, ये एनोमरिक कार्बन होता है, ये वाला स्टार से डिनोट करते हैं, ये फर्स्ट कार्बन। एनोमरिक कार्बन से अगर OH नीचे आता है तो इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा फ्रुक्टोज। और अगर इसको मैं OH को ऊपर करके CH2OH को नीचे कर दूं, यहां से कॉन्फ़िगरेशन डिफर, इसको बीटा डी फ्रुक्टोज बोलते हैं, बीटा डी फ्रुक्टोज। तो कहां से डिफर करते हैं अल्फा और बीटा, सेकंड कार्बन से, एनोमरिक कार्बन से, वहां से ही कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, बाकी सब जगह सेम होगा। सेम એટલે थर्ड कार्बन ऊपर OH અને H આવી રીતના હોય, આમાં બી એમ જ હોય। फोर्थ कार्बन ऊपर भी सेम, H અને OH બેયમાં सेम, यहाँ भी H यहाँ OH। फिफ्थ कार्बन में भी दोनों सेम, यहाँ पे H यहाँ पे CH2OH, इसमें भी सेम H और CH2OH। Only these alpha and beta anomers are differ at the position second carbon. Second carbon is called anomeric carbon and anomeric carbon से configuration differ करता है, एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। What alpha and beta known as? They are called anomers। प्रॉपर्टी अलग हो जाती है बिल्कुल, अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। क्लियर? सो टू मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स and they are functional group isomers। कैपिटल डी ग्लूकोज फ्रुक्टोज मतलब बॉटम मोस्ट किराल कार्बन से जो OH है दैट इज अटैच ऑन राइट साइड। फिर दो एनोमर्स बनाए, ग्लूकोज के भी और फ्रुक्टोज के भी। कहां से डिफर करते हैं एनोमर्स, फ्रॉम एनोमरिक कार्बन। किराल कार्बन जो नया बनता है वहां से कॉन्फ़िगरेशन डिफर करेगा। ठीक है, आगे दिए हैं डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, उसमें स्टार्च और सेल्यूलोज दिया है। डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज दिया है, वो डिलीटेड पोर्शन में है और ज्यादातर उसमें से कुछ आता नहीं है और वैसे भी डिलीट है, इसलिए अपन को उसको नहीं करना है। तो ये पहला कार्बोहाइड्रेट हमने खत्म किया, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, पहला बायोमोलिक्यूल। ठीक है, उसमें पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन, फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, ગ્લુકોઝ નું પાયરાનોઝ કેમ કહેવાય, ફ્યુરાનોઝ કેમ કહેવાય, ફ્રુક્ટોઝ શું હોય, ફિશર પ્રોજેક્શન, હોવર્થ પ્રોજેક્શન formulas we had completed. Now we are starting with second biomolecule, that is protein. फिर पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। So second biomolecule we are studying and that is protein. We know that protein is important biomolecule and it is present in cheese, milk, pulses, peanut, fish and meat. बोलते हैं ना, ग्रोइंग एज के बच्चों को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है ना, बीमारी हो जाती है नहीं हो तो माल न्यूट्रिशन की वजह से, तो दालें खानी चाहिए, है ना। पीनट्स दे आर रिच ऑफ प्रोटीन, फिश है, फिर मीट है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो पल्सेस खा सकते हैं, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज प्लांट प्रोडक्ट, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट और बॉडी में जरूरी है बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए, ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, जो भी सेल्स डैमेज होती है उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन जरूरी है। तो ग्रोइंग चाइल्ड को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ती है बिकॉज इट मेंटेन एंड हेल्प इन ग्रोइंग।
If we will not take protein rich diet, then will not grow. कोई लोग होते हैं ना बहुत छोटे से रह जाते हैं, शक्ल से दिखते नहीं कि बड़े हो गए हैं, तो that is lack of protein. That's why. So we have to take protein rich diet. मिल्क में भरपूर प्रोटीन होता है, केसीन नाम का, तो प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है. इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ. जितने भी प्रोटीन हैं, दे आर पॉलीमर्स एंड दे आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स. प्रोटीन आर पॉलीमर एंड प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो कौन है? अमीनो एसिड. तो सबसे पहले अपन को एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ना जरूरी है. पहले अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटीन पढ़ेंगे. प्रोटीन को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो अमीनो एसिड मिलते हैं. प्रोटीन when hydrolyzed we get amino acids. Protein on hydrolysis gives amino acid. ये पॉलीमर है प्रोटीन, और किसके मोनोमर से बनता है? अमीनो एसिड के. जब हम अमीनो एसिड को, बहुत सारे अमीनो एसिड को कंबाइन करेंगे तो हमको प्रोटीन मिलेगा. तो सबसे पहले अमीनो एसिड्स के बारे में जानना जरूरी है. अमीनो एसिड एज नेम सजेस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ एमिनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप. इसको अल्फा अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स. ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, RCH NH2 and COOH. कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप दोनों प्रेजेंट है. COOH is called carboxyl group and NH2 is called amino group, and it is present at alpha position, hence it is called alpha amino acids. So amino acid consists of carboxyl as well as amino group, and R is known as, what is R? R may be alkyl group, may be aryl group, may be heterocyclic, pentacyclic, कुछ भी हो सकता है. R का मतलब यहाँ पे सिर्फ अल्काइल है ऐसा नहीं है. R may be alkyl, it may contain amino group, it may contain one more carboxyl group, it is aryl, it may contain heterocyclic ring, sulfur हो सकता है, phosphorus हो सकता है. So R is differ from CH, NH2 and COOH. This is called alpha amino acid because it consists of amino as well as H2 group. इनको, इनके बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, उनके ट्राइबल नेम से उनको जाना जाता है. जैसे एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, है ना, ग्लाइसिन. उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH2 NH2 और COOH. इसको ग्लाइसिन बोलते हैं. यहाँ पे R की जगह पे H आ जाएगा. अभी जो ग्लाइसिन है, इसको ग्लाइसिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ, बिकॉज इट इज obtained फ्रॉम ग्लाइकोसिस. ग्लाइकोस से इसका नाम पड़ा है, और ग्लाइकोस जो होता है वो स्वीट होता है टेस्ट में. मतलब ये ग्लाइसिन स्वीट होता है टेस्ट में, और ग्रीक में स्वीट को ग्लाइकोस बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ग्लाइसिन. फिर एक और अमीनो एसिड है, उसका नाम टायरोसिन है. तो उसका नाम टायरोसिन कैसे पड़ा? तो टायरोसिन जो है वो टायरोस, ग्रीक वर्ड में टायरोस बोलते हैं, और टायरोस का जो नाम है, मतलब जो मीनिंग है वो चीज कहलाता है. तो ये थोड़ा चीज जैसा लगता है टायरोसिन, इसीलिए इसका नाम लिखा हमने. एक अमीनो एसिड का नाम दिया है टायरोसिन. सो देयर नेम्स विल बी डिराइव्ड अकॉर्डिंग टू देयर रूट्स. ट्राइबल नेम बोलते हैं जहां से इनका ओरिजिन हुआ है. जैसे अपन बोलते हैं ना एसिटिक एसिड बोलते हैं. So why it is called acetic acid? Because it is derived from the word acetum, and acetum is sour in taste. That's why it is called acetic acid. Formic acid, क्योंकि formica से मिलता है. So they are called tribal name. इनके origin से या ये कहाँ से मिल रहे हैं उसके हिसाब से इनका नेमिंग होता है. तो ग्लाइसिन, टायरोसिन, ये सब नेमिंग कहाँ से किया है? On the basis of their origin, like कहाँ से मिलते हैं वो. ऐसे नेमिंग को क्या बोलते हैं? ट्राइबल नेम्स. बाकी इनको जनरली 3 लेटर से डिनोट करते हैं ना. ग्लाइसिन को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ग्लाय, GLY, ऐसे 3 लेटर्स लिखते हैं. फिर एलानिन एक अमीनो एसिड है, उसको ALA लिखेंगे. फिनाइल एलानिन है तो PHE लिखेंगे. फर्स्ट 3 लेटर से उसको डिनोट करते हैं हमारे अमीनो एसिड्स को. 2-3 अमीनो एसिड्स हैं जो आपको याद रखने, मैं आपको बताऊंगी अभी कौन से याद रखने हैं अपन को. ठीक है. सो अमीनो एसिड मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड consist of carboxyl as well as amino groups. अब हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन, how they are classified. तो amino acids are classified as essential amino acid and non-essential amino acids. Essential and
नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। हमारी बॉडी में कुछ अमीनो एसिड्स बनते हैं और कुछ अमीनो एसिड्स हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। तो जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी बनाती है उसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि हमको उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स? द अमीनो एसिड्स दैट आर obtained by our body, हमारी बॉडी में जो बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इसेंशियल है, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। ऐसे अमीनो एसिड्स को हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, essential and non-essential amino acids. Essential amino acids, they are taken through diet, and non-essential, they are synthesized in our body. और एक तरीके से क्लासिफाई किया है इनको, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड कैसे डिफाइन किया है, ये किस तरीके से बताया है कि एसिड, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड डिपेंडिंग अपॉन द कार्बोक्सिल इन द अमीनो ग्रुप। वी नो दैट ये जो पोर्शन है ये एसिडिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, NH2 ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेस। तो इफ इन अमीनो एसिड देयर आर मोर COOH ग्रुप, ये ग्रुप ज्यादा होंगे फॉर्मूला में कंपेयर टू NH2, तो एसिडिक अमीनो एसिड। इफ NH2 ग्रुप जो है वो नंबर में ज्यादा होंगे कंपेयर टू COOH, तो हम बोलेंगे उसको बेसिक अमीनो एसिड। और जिसमें COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, उसको हम क्या ऑलमोस्ट क्या सिमिलर ही होंगे, they are known as neutral amino acids. So amino acid classification depends on the number of carboxyl and amino group. If carboxyl group in the formula is more, then it is called acidic amino acid. If NH2 group is more, then it is called basic amino acid. And if both are same, जैसे ग्लाइसिन है तो इसमें एक COOH है, एक NH2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन को न्यूट्रल अमीनो एसिड। सो टोटल देयर आर 3 types of amino acid depending upon COOH group and NH2 group present in it. Clear? Now ये जो अमीनो एसिड्स हैं इसको हम, बहुत सारा टेबल दिया हुआ है पूरा अमीनो एसिड्स का, वो हमको टेबल पूरा याद नहीं करना है, उसमें से 2-3 जो याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगी आपको कौन सा याद रखना है। क्लियर? नाउ इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं अमीनो एसिड्स, तो ये कलरलेस होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाटर सोल्यूबल होते हैं, सॉरी, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। क्यों होते हैं बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? बिकॉज दे एग्जिस्ट एज ज्वीटर आयन। क्या होता है ज्वीटर आयन? डाइपोलर आयन, जिसमें सॉलिड है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है, आयोनिक कंपाउंड की तरह। जैसे NaCl में होता है ना, Na+ और Cl-, वैसे अमीनो एसिड इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, CH, COOH और NH2। इसका H यहाँ चला जाएगा, कि कैसे एग्जिस्ट करेगा ये, R, CH, COO-, NH3+। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोलर आयन। और क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन उसको बोलते हैं जिसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सॉलिड है लेकिन आयन्स हैं इसमें, इसलिए इसके, क्योंकि ये डाइपोलर आयन है इसीलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ज्वीटर आयन। ऑर्गेनिक में अपन ने अमाइन कंपाउंड्स में पढ़ा था, सल्फेनिलिक एसिड एक्ट एज ज्वीटर आयन, वैसे अमीनो एसिड आल्सो एग्जिस्ट एज ज्वीटर आयन व्हिच इज कॉल्ड डाइपोलर आयन। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं। COOH ग्रुप एक प्रोटॉन लूज करता है, अमीनो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, and it has positive and negative, and that's why it is called ज्वीटर आयन। and ये जो होता है डाइपोलर आयन जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इसकी वजह से ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। कैसा होता है? एम्फोटेरिक, मतलब it can accept proton as well as it can donate proton because it is amphoteric. Why it is amphoteric? Because it exists as dipolar ज्वीटर आयन, it is amphoteric in nature. So what are amino acids? Amino acids consist of amino group as well as carboxyl group. Mostly they are alpha amino acids because NH2 group is present as alpha position. फिर classification में essential and non-essential. The one which is synthesized in the body, they are non-essential. और जो body synthesize नहीं करता है, we have to taken it through diet. They are called essential amino acid. Other way of classification is
acidic, basic or neutral depending upon the number of COOH group and H2 group. If they are same, neutral, COOH more acidic, and if NH2 group is more, then it is basic amino acid. फिर amino acid amphoteric compounds है. कोई पूछे कि why they are amphoteric compounds? Because they exist as Zwitter ion. COOH lose proton, NH2 accept, negative positive dipolar ion in solid state. This is called Zwitter ion, and that's why they are amphoteric. They can act as acid as well as base. Their melting points are very, very high. अब 3 अमीनो एसिड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर आपको याद रखना है क्योंकि हमको आगे प्रोटीन बनाना है उससे. इसलिए कौन से 3 आप याद रखोगे? फर्स्ट तो मैंने बताया जैसे ग्लाइसिन, H, CH, NH2, COOH. अपन और इसको कैसे लिख सकते हैं? CH2, NH2, COOH. क्या नाम है इसका? ग्लाइसिन. और इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? GLY, ग्लाइ. यही ऐसा अमीनो एसिड है जो एसिमेट्रिक नहीं है. इसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है. एक भी कार्बन ऐसा नहीं है जैसे चारों ग्रुप अटैच्ड हो वो डिफरेंट हो. 20-25 जैसे अमीनो एसिड्स नोन है, उसमें से ओनली ग्लाइसिन इज नॉट एसिमेट्रिक कंपाउंड. बाकी सारे अमीनो एसिड एसिमेट्रिक है. बाकी सारे स्टीरियो केमिस्ट्री शो करते हैं, बट ग्लाइसिन नहीं, क्योंकि इसमें चिराल कार्बन प्रेजेंट नहीं है. चलिए दूसरा है CH3, CH, NH2, COOH. क्या बोलेंगे इसको? एलानिन. ये है इसमें चिराल कार्बन, एलानिन. इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? 3 लेटर्स एला, एलानिन. फिर एक है फिनाइल एलानिन, CH2, C6H5, देन CH, NH2, COOH. इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल. ये फिनाइल रिंग है ना, फिनाइल एलानिन. और इसको शॉर्ट में लिखेंगे PHE, फी. इसमें भी चिराल कार्बन है. मैंने आपको बोला एक्सेप्ट ग्लाइसिन all the amino acids are asymmetric. तो MCQ में पूछा जा सकता है which of the following amino acid is not asymmetric? So that is glycine. Except glycine, all have one carbon to which all the 4 group attached are different, so they are asymmetric compounds. So except glycine, all the compounds are asymmetric compounds. Clear? तो 3 के स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं क्योंकि हमको आगे प्रोटीन बनाना है अमीनो एसिड से. जैसे मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड्स व्हेन कंबाइंड प्रोटीन इज फॉर्म, और बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस में ये कंबाइन होते हैं.